आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। इस टॉपिक के अंतर्गत हम क्या क्या चीज़ें अध्ययन करने वाले हैं वो टॉपिक सारे आपके सामने प्रस्तुत हैं कि यह पद क्यों बनाया गया और कौन सा पद है, नियंत्रक एवं महालेखा जो परीक्षक का पद है, इसके संदर्भ में आप बात करने वाले हैं। अर्थात इसे आप क्या कहते हैं, CAG के नाम से पुकारते हैं। ये CAG क्या होता है, अर्थात आप कहेंगे कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल को आप क्या कहते हैं, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के नाम से जानते हैं। देखिए, हमारा मुख्य बिंदु रहेगा आज कि यह पद क्यों बनाया गया, क्या रीजन है इसको बनाने के पीछे, और इसका उल्लेख हमें कहाँ मिलता है, इनकी नियुक्ति कौन करते हैं, इनको शपथ कौन दिलाते हैं, त्यागपत्र कैसे दिया जाता है, कार्यकाल कितना होता है, इनको हटाने की क्या क्या प्रोसेसिंग होती है, इनके कौन कौन से कार्य एवं सकते हैं, और इनसे संबंधित अन्य तथ्य कौन है, और वर्तमान में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है, उनके बारे में भी हम विस्तार से जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले हम ये देखें कि यह पद है वो क्यों बनाया गया, इस पद का निर्माण क्यों किया गया। तो आप जानते हैं कि भारत के अंतर्गत संवैधानिक जो व्यवस्था है, संसदीय व्यवस्थाओं के स्वरूप से आप जानते हैं तो यहाँ जैसे संसद है, एक तरफ तो क्या है जहाँ आप कहेंगे कि संसद है, और दूसरी तरफ क्या है हमारे यहाँ पे राज्यों के अंतर्गत विधानमंडल है, दूसरी तरफ क्या है राज्यों में विधानमंडल है। तो यहाँ पे धन का क्या होता है, धन का आय और व्यय का जो लेखा है, आय और व्यय का जो लेखा जोखा रखा जाता है, उसके लिए जो पद है वो कौन सा है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है। अब ये करते क्या हैं, इस पद को बनाने के पीछे ये रीजन है क्योंकि जो भी सार्वजनिक धन है, जो भी सार्वजनिक धन है, उस धन का सही रूप से क्या हो, उपयोग हो। जितना भी धन है उस धन का क्या हो, सही रूप से उपयोग हो, इसके लिए इस पद को बनाया गया। और इससे क्या होगा, इस पद के बनाने से लोकतंत्र जो है वो मजबूत बना रहेगा, क्योंकि इसके अंतर्गत जो भी आय और व्यय होगा उसका संपूर्ण नियंत्रण लेखा जोखा है वो रखा जाएगा। और आप क्या कह सकते हैं कि यह जो सरकार है, सरकार के स्वरूप में जनता पर विश्वास बनाए रखता है। अर्थात सरकार के संदर्भ में आप बात करते हैं तो सरकार इसके माध्यम से, CAG के माध्यम से आय और जो व्यय है वो जनता के सामने रखती है, जिसके कारण क्या होता है, जनता के प्रति सरकार अपना विश्वास कायम रख सकते हैं कि आपके सामने देख सकते हैं कि हमने कितना व्यय किया है, कितना खर्च किया है। संपूर्ण चीज़ें इस पद के माध्यम से होती है। तो अब आपको स्पष्ट हुआ होगा कि CAG यानी नियंत्रक एवं महालेखा जो परीक्षक का पद है वो क्यों बनाया गया। वो पद इसलिए बनाया गया, ध्यान रहे, ये केंद्र में ही होता है ओनली, राज्य के स्वरूप में यह जो है पद अपने आप राज्यों में भी कार्य करता है। इसका मुख्यालय जो है वो दिल्ली के अंतर्गत है और एक ही ये होते हैं, ध्यान रखें, इनका पद कितना है, एक ही पद है और कहाँ पे है, केंद्र में है। जबकि कार्य जो किया जाएगा केंद्र और राज्य दोनों में यह कार्य करते हैं। यानी आप ये कह सकते हैं कि राज्य में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक नहीं होते हैं, जो केंद्र में होते हैं, सेंट्रल लेवल पर जो होते हैं, वही राज्य के अंतर्गत भी आय और व्यय का जो लेखा जोखा है वो होता है। ठीक है, रखने वाले, ध्यान रखने वाले कौन है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ही है। इस प्रकार से आपने समझा कि नियंत्रक एवं महालेखा जो परीक्षक का जो पद है वो जनता के प्रति विश्वास बनाए रखें, लोकतंत्र को क्या करें, मजबूत बनाए रखें, सार्वजनिक धन है उसको सही रूप से उसका उपयोग हो, और संसद में और विधानमंडल के द्वारा जितना खर्च किया जाता है उन सभी का आय और व्यय का जो लेखा जोखा रखा जाता है उसको नियंत्रित करने के लिए CAG की क्या की गई, स्थापना की गई। ठीक है, अब सुनिए, यह पद है, इस पद का उल्लेख कहाँ मिलता है, यानी CAG का जो पद है इसका उल्लेख हमें कहाँ मिलता है। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं कि कुछ आर्टिकल है, जैसे 148 से लेकर आप बात करेंगे 151 तक, 148 से लेकर 151 तक का जो मामला है, किनके संदर्भ में, आर्टिकल के बारे में, अनुच्छेदों के बारे में, वहाँ पे इसका क्या मिलता है, हमें विषय से इस पद का विस्तार से हमें उल्लेख मिलता है।
अब यहाँ पे देखेंगे कि जो CAG का पद है वो पद कहाँ है, तो CAG के पद के लिए आप बात करेंगे कि 148वां जो अनुच्छेद है, 148 जो अनुच्छेद है, इस 148 अनुच्छेद में 148 के अंतर्गत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का जो पद है, इस पद का वर्णन किया गया है। और ये पद एक क्या होता है, स्वतंत्र पद होता है। ध्यान रखना, ये पद क्या होता है, स्वतंत्र पद होता है। कौन सा पद है जो स्वतंत्र होता है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का जो पद है वो एक स्वतंत्र पद होता है। इसका उल्लेख कहाँ मिलता है, 148 के अंतर्गत मिलता है। आपसे पूछें कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो है उसके लिए जो पद है उसका उल्लेख कहाँ मिलता है, तो आप स्पष्ट कहेंगे कि आर्टिकल 148 अनुच्छेद 148 के अंतर्गत इनका क्या मिलता है, उल्लेख मिलता है। अगर आपसे कहें कि इनकी जब बात करते हैं नियुक्ति की, इनकी बात करते हैं नियुक्ति की, तो इनकी नियुक्ति किनके द्वारा की जाती है, तो आप जानते हैं नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की जो नियुक्ति है, ये नियुक्ति किनके द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। याद रहे कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी CAG इस CAG पद की जो नियुक्ति है वो किनके द्वारा की जाती है, तो वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति अपने विवेक से ना करके मंत्रिमंडल की जो मंत्री परिषद है उस मंत्री परिषद की सलाह पर CAG की क्या करते हैं, नियुक्ति करते हैं। किसकी सलाह पर करते हैं, जो मंत्री परिषद है इस मंत्री परिषद की वो क्या लेते हैं, सलाह लेते हैं, और इसी सलाह के माध्यम से वो CAG यानी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की क्या करते हैं, नियुक्ति करते हैं। ध्यान रहे कि पहली बात तो अगर आपसे पूछे कि ये नियंत्रक क्या होते हैं, नियंत्रक का मतलब होता है कि सरकार के जो खर्च है उस पर निगरानी रखना, है ना। नियुक्ति कौन करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं। किन की करते हैं, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की। अब नियंत्रक कौन होता है कि जो सरकार के खर्च होते हैं, जो सरकार के द्वारा खर्च किया गया है उस पर निगरानी करने वाले नियंत्रक होते हैं। और महालेखा परीक्षक कौन होते हैं कि महालेखा परीक्षक वो होते हैं कि उनको जो आवंटित धन है, संसद के द्वारा जो आवंटित धन है, उस धन की देख रेख के साथ में ये भी बताना कि सरकारी धन का उपयोग है वो उचित तरीके से हो रहा है या नहीं हो रहा है, वो कौन होते हैं, महालेखा परीक्षक होते हैं। तो आपको एक बात स्पष्ट हो गई कि नियुक्ति कौन करते हैं, वो राष्ट्रपति के द्वारा करते हैं। और राष्ट्रपति कैसे करते हैं, राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह के आधार पर इनकी क्या करते हैं, नियुक्ति करते हैं। स्पष्ट हुई बात। आगे देखिए, अब हम बात करते हैं शपथ। शपथ कौन दिलाएंगे, तो ध्यान रहे जो नियुक्ति करने वाले हैं, नियुक्ति कौन कर रहे हैं, राष्ट्रपति कर रहे हैं, तो इनको शपथ भी कौन दिलाएंगे, राष्ट्रपति ही इनको शपथ दिलाते हैं। अब बात करते हैं त्यागपत्र। त्यागपत्र अगर देखें, त्यागपत्र का मतलब ये है कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जैसे चाहते हैं कि मैं इस पद को है त्यागना चाहता हूँ, मेरी इच्छा नहीं हो रही कार्य के प्रति, तो इस समय त्यागपत्र है वो भी किसे देंगे, वो राष्ट्रपति को ही देंगे। तो आपके सामने तीन चीज़ें महत्वपूर्ण आई, कौन कौन सी, एक बार पुनः समझिए कि नियुक्ति कौन करेंगे, प्रेसिडेंट करेंगे, अर्थात राष्ट्रपति है वो इनकी नियुक्ति करते हैं। और किस आधार पर करते हैं, मंत्री परिषद की सलाह के आधार पर वो नियुक्ति करते हैं। फिर इनको शपथ कौन दिलाते हैं, तो शपथ है वो भी राष्ट्रपति ही इनको दिलाते हैं। शपथ भी कौन दिलाते हैं इनको, राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट ही शपथ दिलाते हैं। बात आई कि वो अपना त्यागपत्र देना चाहे, वो चाहते हैं कि मैं कार्य नहीं करूं, मेरी इच्छा नहीं है, या वो मानसिक रूप से शारीरिक स्वरूप से अयोग्य होता है कि मेरी इच्छा नहीं है, मैं कार्य करने में असक्षम हूं, तो ऐसी स्थिति में भी वो अपना त्यागपत्र किन्हें देंगे, राष्ट्रपति को ही देंगे। तो तीन चीज़ें आपके सामने, नियुक्ति, शपथ, त्यागपत्र, किन को दे रहे हैं, ये तीनों के तीनों प्रेसिडेंट को दे रहे हैं, राष्ट्रपति को दे रहे हैं। बात आती है कार्यकाल की। देखिए, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का जो कार्यकाल है वो 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हैं, 6 वर्ष या 65 वर्ष, यानी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का जो कार्य है वो कितना होता है, वो ये होता है कि या तो वो 6 वर्ष के लिए कार्य करे, 6 वर्ष के लिए कार्य कर सकते हैं, या वो
65 वर्ष की आयु तक है वो कार्य कर सकते हैं। मान के चलिए कोई जैसे जिनकी एज है वो 60 साल है, जिनकी एज कितनी है 60 साल है, अगर 60 साल में उनको नियंत्रक एवं महालेखा CAG का जो है पद सौंपा जाता है, तो ये 6 वर्ष के लिए अगर कार्य पे लगेंगे तो देखिए 60 साल के हैं तो प्लस 6 करेंगे तो कितना हो रहा है 66 हो रहा है। तो क्या ये 66 वर्ष तक कार्य करेंगे? नहीं करेंगे, जबकि इनका कार्यकाल कितने तक हो जाएगा कंप्लीट? 65। 1 साल के लिए ये जो है वो कार्य नहीं करेंगे, इससे पहले ही ये क्या हो जाएंगे, कार्य से हट जाएंगे। अब समझिए, अगर मान के चलिए इनकी आयु जैसे 50 साल है, कितनी है 50 साल, तो इनका कार्यकाल कितने वर्ष तक का है? 6 वर्ष तक है, तो ये 56 वर्ष तक क्या कर सकते हैं, कार्य कर सकते हैं। अगर 56 वर्ष के हैं तो फिर 6 जोड़ के अगर कार्य करें तो वो भी कर सकते हैं, क्योंकि एज कितनी हो रही है 62 हो रही है, इस माध्यम से वो कार्य कर सकते हैं। तो बात समझ में आई? या तो वो कार्य करेंगे 6 वर्ष पूरा, ठीक है। अगर 6 वर्ष के करने के बाद में अधिकतम जो एज सीमा है वो कितनी है 65 वर्ष। अगर आयु सीमा 65 वर्ष, मान के चलो ये इनकी एज हो रही है जैसे 50, तो आप ये कहें कि 6 वर्ष ये आगे तो 56 तक ये काम करेंगे। अगर मान के चलो किसी की एज जैसे 60 बताया मैंने और 6 वर्ष इनका कार्यकाल होता है, तो ये 6 वर्ष तक नहीं करेंगे, ओनली और ओनली कितने साल तक करेंगे? 5 साल तक ही ये कार्य करेंगे। तो ये कार्य संबंधी आप है बात जरूर ध्यान रखेंगे कि इनमें से जो भी पहले होगा वहाँ तक इनका कार्यकाल होगा, या तो 6 वर्ष होगा या 65 वर्ष होगा, जो भी इनमें से दोनों में से पहले होगा वहाँ तक ये अपना क्या करेंगे, कार्यकाल करते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखिए अगला पॉइंट कौन सा आ रहा है हमारा, हटाने की प्रक्रिया। अब हम इनको हटाएंगे क्यों, क्या कारण है? तो इनको हटाने के पीछे कौन कौन से कारण हो सकते हैं? इनको हटाने के पीछे 2-3 कारण, जैसे मान के चलो आपने कहा कि इनका जो साबित कदाचार है, इनका जो कार्य है उस कार्य में इनकी त्रुटियां पाएगी। साबित कदाचार यानी आचरण जो रहा वो सही नहीं रहा, या आप ये कह सकते हैं कि इनकी क्या हो गई हो, अयोग्यता है, अयोग्यता का जो प्रस्ताव है वो हो गया हो, यानी साबित कदाचार हो गया, इनका व्यवहार सही नहीं रहा, या ये अयोग्य हो जाते हैं मान के चलो शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से, या ये इस पद को सही रूप से संचालित नहीं कर पा रहे हैं, नियंत्रित में नहीं है, तो इनको कैसे हटाया जाएगा? तो इसके लिए अगर हमें हटाना हो तो इन्हें हटाने के लिए जो CAG है, ये CAG का पद जो होता है वास्तव में इन्हें हटाने के लिए सेम वही प्रक्रिया अपनाई जाएगी जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। अब ध्यान दें कि जो सुप्रीम कोर्ट है, उच्चतम न्यायालय है, उस उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को अपनाई जाती है जो विधि। अब देखिए उच्चतम न्यायालय को कैसे हटाया जाता है कि जैसे संसद है, संसद के दोनों सदन कौन कौन से, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा का जो विशेष बहुमत होगा, लोकसभा और राज्यसभा का जो विशेष बहुमत है, अगर उस विशेष बहुमत से ये प्रस्ताव पारित कर देते हैं तो यहाँ का वो क्या सुप्रीम कोर्ट का जो जज है, जो न्यायाधीश है, वो क्या होगा, हटेगा। तो इसी प्रकार से CAG को हम क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं। कब हटा सकते हैं? जब इनका जो साबित कदाचार है या ये कहें कि अयोग्यता है, उसका प्रस्ताव दोनों सदनों में विशेष बहुमत के साथ में पारित हो जाता है, तो इन्हें क्या होता है, पद से हटना ही होता है। इतनी बात समझ में आ गई। तो ये सारी बातें मैं आपके सामने रख रहा हूँ कि पद को क्यों बनाया गया, पद का उल्लेख कहाँ पे है, तो पद का उल्लेख 148 में है। नियुक्ति कौन करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं। शपथ कौन दिलाते हैं, राष्ट्रपति दिलाते हैं। देखिए नियुक्ति के संबंध में अगर पूछे तो ये मंत्रिपरिषद की सलाह पर नियुक्ति करते हैं, जबकि शपथ कौन दिला रहे हैं, राष्ट्रपति ही दिला रहे हैं। त्यागपत्र किनको दिया जाएगा, राष्ट्रपति को दिया जाएगा। कार्यकाल कितना है, 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी इनमें से पहले होगा वो डिसाइड किया जाएगा। और हटाने की प्रक्रिया वही होती है जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने की होती है। अब सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को कैसे हटाया जाता है,
तो जो संसद है, इस संसद में दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा, ये संसद है, इसका लोकसभा और राज्यसभा जो है, इनके अंतर्गत विशेष बहुमत से अगर पारित हो जाता है प्रस्ताव, विशेष बहुमत से पारित हो जाता है प्रस्ताव, तो न्यायाधीश को क्या होता है, हटना पड़ता है। तो सेम ही प्रोसेस किसके लिए अपनानी पड़ेगी, हमें CAG के लिए अपनानी होगी, तब जाके ये है अपने पद से हटेंगे। क्यों? क्योंकि इनका व्यवहार क्या पाया गया, साबित कदाचार और या अयोग्यता का पाया गया, इसलिए इन्हें हटाया जाएगा। एक पॉइंट और मैं आपको स्पष्ट बता दूं, इनका वेतन, ठीक है, वेतन का पॉइंट इसमें नहीं है तो मैं वेतन का पॉइंट भी बता दूं। ध्यान रखें, इनका जो वेतन होता है वो उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं ना, है ना, उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं, इस उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान ही होता है। और अगर मैं आपसे पूछूं उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश का पेमेंट होता कितना है, तो ये होता है 2.50, यानी 2,50,000, 2.5 लाख रुपए है इनका वेतन होता है। तो ये वेतन भी इन्हीं के समान होता है, इन CAG को भी इतना ही वेतन मिलता है। ध्यान रहे, CAG को ये वेतन तो मिलता ही है, जबकि अवकाश जब हो जाता है इनका, मान के चलो कार्यकाल पूरा हो गया इनका, तो इस कार्यकाल के बाद में ये किसी भी सरकारी पद को धारण नहीं कर सकते। ये इम्पोर्टेंट पद है, ध्यान रखना। कोई भी सरकारी, जैसे ही इनका कार्यकाल कंप्लीट होता है तो इसके बाद में वो किसी भी सरकारी पद को धारण नहीं कर सकते, ठीक है। तो इनका जो वेतन है वो वेतन कहाँ से दिया जाता है, वो वेतन इनको जो संचित निधि है, भारत की संचित निधि है, उस कोष से इनको दिया जाता है। ध्यान रखें, संचित निधि का वर्णन जो मिलता है वो काम मिलता है 266 के अंतर्गत, अनुच्छेद 266 के अंतर्गत मिलता है। एक होता है आकस्मिक निधि, उसका उल्लेख कहाँ मिलता है, 267 के अंतर्गत मिलता है। तो इनको वेतन कहाँ से मिलता है, भारत की जो संचित निधि है उसके द्वारा मिलता है। और ये बात अनुच्छेद किसमें, 266 के अंतर्गत संचित निधि का वर्णन है। संचित निधि केंद्र और राज्य के लिए, दोनों के लिए सेम ही होती है, यानी राज्य के लिए राज्य संचित निधि होगी, केंद्र के लिए संचित निधि होगी। दोनों का उल्लेख जो है संचित निधि का 266 आर्टिकल के अंतर्गत है, यानी केंद्र और राज्य के अंतर्गत एक संचित निधि होती है। इसी प्रकार का आर्टिकल 267 होता है जो दोनों के लिए आकस्मिक निधि का प्रावधान है। इसके स्वरूप में संचित निधि के लिए निगरानी के स्वरूप में कहें तो राष्ट्रपति के आदेश पर होता है, और यहाँ आप बात करेंगे तो किसके आदेश पर होता है, राज्यपाल अर्थात गवर्नर के आदेश के अनुसार इसका ध्यान रखा जाता है। इतनी बात समझ में आ गई। तो मैंने आपके सामने प्रस्तुत रखा है कौन कौन से पॉइंट, कार्यकाल 6 से 65 वर्ष, जो भी पहले होगा वो हो सकता है, 6 वर्ष होगा तो पहले हो जाएगा, या 65 वर्ष है तो वो हो जाएगा। हटाने की प्रक्रिया वही होती है जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के होती है, सेम प्रोसेसिंग है। और वेतन मैंने आपको बता दिया संचित निधि से मिलता है। वर्तमान में इनका वेतन देखें तो 2.5 लाख होता है। और अब बात करते हैं कार्य एवं शक्तियाँ। कार्य एवं शक्तियाँ, ध्यान रखें, कार्य एवं शक्तियों का जो वर्णन मिलता है ये अनुच्छेद 149 के अंतर्गत मिलता है। कहाँ मिलता है, देखिए ये सारे जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं इनका उल्लेख 148 के अंतर्गत है। अनुच्छेद 148 जो है उस 148 के अंतर्गत बाकी सारी चीज़ें मिलेगी। लेकिन अगर आपसे पूछें कि इनके कार्य अर्थात कर्तव्य क्या होते हैं, इनकी शक्तियाँ क्या है, तो वो किस में मिलती हैं, 149 के अंतर्गत मिलती है। अब CAG के अंतर्गत जो कार्य है वो कार्य क्या क्या होते हैं, ध्यान रखना। CAG का जो मुख्य कार्य अगर आप बात करते हैं तो ये एक सर्वोच्च लेखांकन संस्था होती है। CAG एक सर्वोच्च, केंद्र सरकार में देखें तो केंद्र की होगी। और आप ये कहें कि मुख्य लेखा परीक्षक के रूप में ये काम करते हैं। मुख्य लेखा परीक्षक का मतलब होता है कि केंद्र में और राज्य के अंतर्गत, केंद्र और राज्य के अंतर्गत ये कार्य करते हैं। और संचित निधि है, आकस्मिक निधि है, उस पर व्यय है, वो व्यय कैसे हो रहा है तो उस पर निगरानी है, उसका वो परीक्षक के रूप में कार्य करते हैं। इसी प्रकार से आप बात करते हैं कि इनका जो कार्य है, जैसे मान के चलो केंद्र स्तर पर है, केंद्र स्तर पर इन्होंने कोई रिपोर्ट तैयार की, केंद्र स्तर पर कोई भी रिपोर्ट तैयार की, तो उस केंद्र स्तर पर रिपोर्ट को तैयार करने के बाद में ये किसको देंगे, राष्ट्रपति को देंगे, यानी प्रेसिडेंट के पास में पहुंचाएंगे। और ये प्रेसिडेंट इस रिपोर्ट को कहाँ रखेंगे, संसद के दोनों पटल। संसद के दोनों पटल का मतलब होता है कि ये
लोकसभा और राज्यसभा दोनों में भेजेंगे और उनको स्पष्ट रूप से इसका व्याख्यान देंगे कि कितना है आय और व्यय कितना हुआ है सारी रिपोर्ट के अंदर। और यही बात है वो राज्य में देंगे तो किसको देंगे, राज्यपाल को देंगे। राज्यपाल विधानमंडल में रखेंगे, दोनों सदन जहाँ की है, तो अगर जहाँ नहीं है तो वहाँ विधानसभा में रखेंगे और उनको भी राज्य सरकार को भी अवगत कराया जाता है। राज्यपाल है वो रिपोर्ट वहाँ पे प्रस्तुत करते हैं कि हमारे राज्य में कितना है वो संचित निधि से धन निकला है, आय और व्यय कितना है, संपूर्ण चीज़ें बताने का कार्य वहाँ उस पटल पे किया जाता है। ध्यान रखें, राष्ट्रपति है, राज्यपाल है, इनसे कभी भी किसी भी प्रकार की रिपोर्ट है वो ले सकते हैं। ये बात किस में लिखी हुई है, 149 के अंतर्गत लिखी हुई है कि जो कैग है, सीएजी है, वो हमें रिपोर्ट देंगे और जो भी चीज़ें होगी वो सारी चीज़ें हैं वो हमें संसद के पटल और विधानसभा के पटल पर हमें देनी होती है। अब और बात करें इनके कार्य के संदर्भ में, तो ये लोक लेखा समिति के मार्गदर्शक के रूप में होता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि लोक लेखा के जो मार्गदर्शक समिति है वो होते हैं, या आप इन्हें कहें कि ये एक मित्र के समान भी होते हैं, एक आँख के समान भी हो सकते हैं, ये एक कान के समान भी होते हैं, क्योंकि इनके बिना कार्य संचालित नहीं हो सकता। क्योंकि सीएजी कार्य करता है, क्योंकि ये एक मार्गदर्शन देने का है कि कितना कार्य है वो किस कार्य को करेंगे तो उसमें कितना व्यय संपन्न हुआ, कितना खर्च आएगा, सारी जानकारियां हैं वो नियंत्रक एवं महालेखा जो परीक्षक है वो प्रस्तुत करता है। इसलिए लोक लेखा समिति के अंतर्गत भी ये अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आपने देखे होंगे कि जितने भी आज तक के बड़े बड़े घोटाले हुए हैं उन सभी बड़े बड़े घोटालों को पता कैसे लगा, तो वो सीएजी के माध्यम से पता लगता है कि कितना पैसा है वो खर्च हुआ है, कहाँ खर्च हुआ है, किसने खर्च किया है, कैसे खर्च किया है, सारी चीज़ों की जानकारी है वो सीएजी से हमें मिल जाती है। जितने भी बड़े घोटाले हुए हैं सब सीएजी के माध्यम से पता लग सकते हैं। ध्यान रहे ये पद जो है वो एक स्वतंत्र पद होता है। क्यों? क्योंकि नियुक्ति राष्ट्रपति कर रहे हैं, ठीक है, मंत्रिपरिषद की सलाह पर कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हटाने के संबंध में प्रस्ताव है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने वाली प्रक्रिया अपनाई जाती है, इसलिए राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत नहीं। मान के चलो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होते तो मान के चलो कोई भी रिपोर्ट लेनी होती और वो सही बताएं या नहीं बताएं उससे पहले राष्ट्रपति उन्हें हटा भी सकते थे, इसलिए हटाने की प्रक्रिया भी नहीं है तो रिपोर्ट भी सही आती है। वेतन है वो ये नहीं देते तो संचित निधि से होता है, ये भी एक बात है। और पद है, त्यागपत्र है, इसकी बात करें तो सरकारी पद को कभी ये वापस धारण भी नहीं करते हैं। ऐसा नहीं कि वापस से ये सरकारी पद को धारण करते हैं, वो भी धारण नहीं करते। अब अगला पॉइंट है कि अन्य फैक्ट क्या हो सकता है। अन्य फैक्ट के संदर्भ में अगर मैं बात करूं तो एक विद्वान है हमारे जो भारतीय संविधान के शिल्पकार के नाम से जाने जाते हैं, भारतीय संविधान के जनक हैं, तो उन्होंने कहा कि भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण जो अधिकारी होता है, ध्यान रखना, संविधान के अंतर्गत अगर हम बात करें तो भारत के स्वरूप में जो सबसे महत्वपूर्ण जो अधिकारी का जो पद है वो अधिकारी का पद सबसे महत्वपूर्ण किसका होता है, सीएजी का होता है। और यही जो सीएजी है वो अपना महत्वपूर्ण क्या करते हैं, कार्य का निर्वहन करते हैं। तो आशा करता हूँ कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी। और अब हम बात करते हैं कि वर्तमान में सीएजी के जो है वो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है। तो वो अगर है तो उनका नाम है गिरीश चंद्र मुर्मू। क्या नाम है? गिरीश चंद्र मुर्मू। गिरीश चंद्र मुर्मू ये 14वें हैं। ये कौन से हैं? 14वें हैं। ध्यान रखना, महान्यायवादी तो 15वें हैं, के वेणुगोपाल 15वें हैं, जबकि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक 14वें हैं। और ये कौन है वर्तमान में? गिरीश चंद्र मुर्मू है। इन्होंने अपना पद कब धारण किया था? 8 अगस्त 2020 को। कब धारण किया था? 8 अगस्त 2020 को इन्होंने धारण किया था। गिरीश चंद्र मुर्मू है, 14वें हैं। जबकि अगर आपसे कोई पूछ ले कि प्रथम कौन थे, तो प्रथम जो थे वो थे वी नरहरि राव। इन्होंने अपना पद धारण किया था 1948 के अंतर्गत। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो मैंने आपके सामने संपूर्ण रूप से इस पद में, किस पद में? सीएजी के पद में
जो फैक्ट थे संपूर्ण चीज़ें मैंने आपके सामने प्रस्तुत किए। नेक्स्ट जो कक्षा होगी उस नेक्स्ट कक्षा के अंतर्गत CAG से संबंधित, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से संबंधित आज तक के एग्जाम में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी की एक प्रश्नावली सीरीज है वो मैं लेकर आने वाला हूँ। तो एक बार इसका रिवीजन देख लेते हैं। ये पद क्यों बनाया गया? पद इसलिए बनाया गया कि भारत के अंतर्गत जो सार्वजनिक धन है उसका सही रूप से उपयोग हो, लोकतंत्र को मजबूत बनाया जाए और सरकार है वो जनता में विश्वास कायम रख सके। पद का उल्लेख कहाँ मिलता है? पद का उल्लेख जो मिलता है वो आर्टिकल 148 के अंतर्गत मिलता है। और नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। शपथ कौन दिलाते हैं? राष्ट्रपति दिलाते हैं। त्यागपत्र है, त्यागपत्र के बारे में बात करते हैं तो त्यागपत्र कौन देता है? तो त्यागपत्र राष्ट्रपति को ही देना होता है। कार्यकाल कितना है? 6 वर्ष या 65 वर्ष, इससे जो भी पहले होगा वो होगा। हटाने की प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को जैसे हटाया जाता है लोकसभा राज्यसभा के अंतर्गत विशेष बहुमत के माध्यम से, तो सेम प्रोसेसिंग है। कार्य एवं शक्तियों का उल्लेख जो मिलता है वो किस में मिलता है? 149 के अंतर्गत मिलता है। और शक्तियाँ राष्ट्रपति के संदर्भ में, या आप ये कहें कि जो रिपोर्ट जैसे राष्ट्रपति को सौंपना, राज्यपाल को सौंपना, तो ये बात किस में लिखी हुई है? ये बात लिखी हुई है 151 में कि अंकक्षेपण या प्रतिवेदन या रिपोर्ट ये राष्ट्रपति को सौंप रहे तो 151 आर्टिकल का माध्यम लगेगा। और यही आर्टिकल है 151 वो राज्य के संदर्भ में लगता है। राज्यपाल जब रिपोर्ट मांग रहे हैं या राष्ट्रपति रिपोर्ट मांग रहे हैं तो ये भी करते हुए निर्वहन किया जाता है। इसके बाद में आपने क्या देखा? अन्य फैक्ट BR अम्बेडकर ने क्या कि ये पद है वो भारत के लिए एक अधिकारी के रूप में सबसे महत्वपूर्ण पद है, क्योंकि ये निगरानी का ध्यान रखता है आय व्यय कितना होता है, संपूर्ण स्वरूप में ये कार्य करते हैं। और वर्तमान में कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू है। तो मैंने थोड़ा सा स्पीड से बोला है लेकिन सारी चीज़ों को मैंने कवर करते हुए आपके सामने प्रस्तुत किया है। अगली जो कक्षा होगी इसकी वो महत्वपूर्ण प्रश्नावली होगी। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।